अलग अलग तस्वीर देखने को मिली है सियासत में। अखिलेश यादव ने एक बार फिर से बड़ा मंगल पर शुभकामनाएं दी हैं। इसके साथ ही वो बीजेपी को सबसे अधर्मी पार्टी कहकर वो तंज कस रहे हैं, और तंज कस रहे हैं रामचरितमानस को आधार बनाकर। ये एक अलग तरीके की तस्वीर। तो फिर सवाल उठता है कि क्या सियासत के केंद्र में वाकई हिंदू है? क्या 27 की रेस में हिंदुओं पर दाव है? बंगाल और असम में बुलडोजर लाउडस्पीकर को लेकर एक अलग तरीके की सियासत हो रही है। तो सवाल वहां से भी है कि क्या तुष्टीकरण पर ताला यहाँ भोजशाला से भी, क्योंकि यहाँ पर भी लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार में भोजशाला पर तो बैन लग गया था। मैं आपका परिचय पहले आज के मेहमानों से करवाता हूँ। राधिका खेड़ा भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता, रमनीश वत्स पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर, संदीप त्रिपाठी जी कांग्रेस पार्टी के नेता, दानिश अजीम MIM के नेता, विवेक साइलस है समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता, और यहाँ पर भोजशाला में कुछ यहाँ पर जो इस समिति के लोग हैं वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सवाल पहले ये है कि क्या वाकई तुष्टीकरण की सियासत के दिन लद गए इस देश में और सियासत के केंद्र में एकजुट हिंदू? देखिए, अभी तक जो चल रहा था तुष्टीकरण के तहत यहाँ पर सब कुछ चल रहा था, लेकिन अब तुष्टीकरण के दिन समाप्त हुए। अभी देश का मूल संस्कृति हिंदू संस्कृति जाग चुकी है, और वह अपने धर्म स्थानों को जहाँ कहीं वो अपमानित हो रहा था उसके लिए उन्होंने अपना सत्याग्रह करना शुरू कर दिया है। तुष्टीकरण की सियासत में भी ये भोजशाला की लड़ाई लंबी खींची। हाँ, वास्तविकता तो यही है कि जो तुष्टीकरण बरसों से किया जा रहा था, जो तुष्टीकरण का कार्य इतना ज्यादा प्रबल हो गया था कि जो पिछली सरकारें थी वो उसमें कुछ भी नहीं कर पाई, और आखिर हिंदुओं को अपने संघर्ष के बल पर आगे आना पड़ा और अपने मान बिंदुओं को लेना पड़ा। अब चलिए, एक ट्रेलर आपने देखा। विवेक साइलस, पहला सवाल आपसे है, और सवाल बहुत सीधा सा है कि आज अखिलेश यादव को बीजेपी पर हमला करने के लिए रामचरितमानस का सहारा लेना पड़ रहा है। देखिए राकेश पांडे जी, जहां तक समाजवादी पार्टी का सवाल है, तो जहां भी अन्याय हो रहा होगा तो समाजवादी पार्टी बिल्कुल उनके साथ खड़ी रहेगी। जैसे आप देखिए, जिस तरह से वकीलों को लाठी डंडों से पीटा गया राजधानी लखनऊ में, और एक वकील जिसके हाथ में रामचरितमानस था, उस पे भारतीय जनता पार्टी ने प्रहार करके ये बता दिया कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो सनातन विरोधी पार्टी है। ये बिल्कुल इसका प्रमाण है। और उसके बाद आप देखिए योगी जी ने क्या किया। योगी जी को समझ में आ गया कि ये लोग किस तरह से सोशल मीडिया पे ये जा रहा है। तुरंत वो गए डिप्टी CM के पास, उनको एक रामचरितमानस भेंट कर दी। ये है भारतीय जनता पार्टी का पाखंड। समाजवादी पार्टी हर पीड़ित, हर दुखी, हर अपमानित के साथ खड़ी रहती है। आप देख लीजिए, असम में भारतीय जनता पार्टी कैसे चुनाव लड़ती है। वो कहती है गाँव खाओ लेकिन घर के अंदर खाओ। भाई सुनिए, मेरा सवाल ये था, आप सवाल को समझे नहीं। मेरा सवाल ये था कि आज ये दिन आ गया एकजुट हिंदू की ताकत की वजह से कि आपको बीजेपी पर हमला करने के लिए रामचरितमानस का सहारा लेना पड़ रहा है। और ये सवाल इसलिए कि आज आपको रामचरितमानस की याद आ रही है, लेकिन तब याद नहीं आती जब स्वामी प्रसाद मौर्य आपकी पार्टी में थे। रामचरितमानस को लेकर उन्होंने क्या कहा था, प्रतियों का क्या हुआ था सड़क पर, तब नहीं समझ में आया था कि स्वामी प्रसाद मौर्य पर कार्रवाई करने, तब तो प्रमोशन दे दिया गया एक तरीके से। क्या प्रमोशन दे दिया गया था? स्वामी प्रसाद मौर्य जी आज समाजवादी पार्टी के हिस्सा नहीं है, वो पार्टी से हटाए जा चुके हैं। इसको आप जान लीजिए। पहली बार तब थे ना भाई, जब थे तब थे। विवेक साइलस, ठीक है पार्टी में आज नहीं है, लेकिन तब थे। और इस पूरे घटनाक्रम के बाद आप लोगों ने तुरंत उन्हें पार्टी से नहीं हटाया था, यह भी सच है। नरेश अग्रवाल कौन थे जिनको भारतीय जनता पार्टी ने ले लिया? लोकसभा में खड़े होकर सनातन का नरेश अग्रवाल के पीछे छिपेंगे? क्या बात कर रहे हैं? अब आप नरेश अग्रवाल के पीछे छिपेंगे? पहले आप बोलिए कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस पर आपत्तिजनक टिप्पणी की, और उसके बाद भी आप लोगों ने पार्टी से नहीं हटाया। लेकिन आज आपको ये लग रहा है कि एकजुट हिंदू है, आपको ये लग रहा है कि 27 का चुनाव है, एकजुट हिंदू के खिलाफ गए तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। भारतीय, जैसे मैंने कहा, भारतीय जनता पार्टी पहले आप अपना जवाब दे लीजिए। के पीछे आप बिल्कुल बीजेपी के पाखंड का पर्दाफाश करिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन पहले अपना जवाब दीजिए विवेक साइलस। क्या पूछिए? अच्छा पूछिए ना भाई, बोलिए। क्या पूछूं? मैं तो पूछ रहा हूं कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने आपकी पार्टी में रहते रामचरितमानस पर टिप्पणी की, उसके बाद इस टिप्पणी के बाद आप लोगों ने कोई कार्रवाई नहीं की, ये सच है? आप कहिए कि ये झूठ है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी को क्या पार्टी से हटाया गया कि नहीं हटाया गया, बता दीजिए। नहीं हटाया? क्या आज की डेट में? कब हटाया भाई? बाद में स्वामी प्रसाद मौर्य के बाद में, इस टिप्पणी के बाद आपने नहीं हटाया। पांडे जी, आप एक शिक्षित और एक बड़े पत्रकार हैं, इतना तो कम से कम आपको पता होना चाहिए।
क्या स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी में अरे नहीं सर, मुझे हटाया पत्रकारिता जा मत सकता है? सिखाइए विवेक साइलस। थोड़ा सा आईना दिखाया, थोड़ा सा आपका रियलिटी चेक किया, थोड़ा आप सा तुरंत ना मेरी भारतीय पत्रकारिता जनता पर चले आए। पार्टी को भी दिखा दिक्कत यही है दीजिए, सर, जो दिक्कत अयोध्या यही में है। जमीनों में घोटाले कर रहे हैं, किसको हटा दिया हाँ। भारतीय जनता पार्टी ने? बताइए, क्या आपने मेयर चलिए, को हटाया? मैं राधिका को ही क्या लाता आपने हूं। विधायक को हटाया? राधिका, आज भी स्वामी भारतीय जनता प्रसाद पार्टी मौर्य ने जो रामचरित करोड़ों अरबों का ठीक प्रभु राम ठीक के नाम पे करोड़ों अरबों की ठीक है, जमीन ठीक बेच है। के निकल गए, ठीक घोटाला कर दिया है अयोध्या राधिका, के अंदर। ठीक है। तो वो अब मैं भारतीय राधिका जनता खेड़ा के पार्टी पास जाता हूँ। राधिका जी, से मेरा आपको सवाल है टेंशन हो रही है कि उस मेयर या आप को एकदम आराम और रिलैक्स उस मोड में विधायक हैं को कब कि निकालेंगे समाजवादी बताइए? पार्टी एकजुट हिंदू ताकत के आगे झुकती नजर आ रही है, या जो विवेक साइलस का भी जो बयान है? सभी को नमस्कार। पहली बात तो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को यही नहीं पता कि उनकी पार्टी से स्वामी प्रसाद मौर्य को हटाया गया था कि उन्होंने खुद इस्तीफा दिया था। तो फरवरी 2024 में स्वामी प्रसाद आपको मौर्य ने कांग्रेस खुद ने अपने हटाया हाथों था, राधिका से जी, इनको कि आपको कंट्रोल छोड़ करिए देनी थी। प्लीज। मैं इस आदमी देखिए, मैं पहले ऐसा आप बता बदतमीज लोगों के दीजिए। साथ डिबेट नहीं करती। आप अपनी बारी में बोलिए। स्वामी प्रसाद मौर्य ने फरवरी 2024 में खुद अपनी पार्टी से 13 फरवरी को इस्तीफा दिया विवेक था। साइलस, मैं बाहर वो हूँ और नेशनल प्लीज जनरल सेक्रेटरी एक दूसरे के पद बीच से में थे। आज टीका टिप्पणी कम हो। तो सुनिए, एक अच्छा फैक्ट रखा कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने छोड़ा कि आपने हटाया, ये भी एक फैक्ट है। खैर राधिका, अपनी बात पूरी करिए। दूसरी बात, अब स्वामी प्रसाद मौर्य को तो इनका हटाने की हिम्मत नहीं हुई, जैसे कि राजकुमार भाटी को भी नहीं हुई। राजकुमार भाटी हिंदुओं और ब्राह्मणों पे अच्छी टिप्पणी करने के बाद रोज टीवी चैनल पे आते हैं, और तो और वो मिलके आते हैं अखिलेश यादव से, फिर एक और टिप्पणी कर देते हैं और उनको छोड़िए, ताल से ताल मिलाते हैं। इनके एक और प्रवक्ता मनोज यादव, वो कहते हैं हमारे धाम से ही ब्राह्मणों का चूल्हा चलता है। अब बताइए, और ये तो आज ही की कुछ घंटों पहले की टिप्पणी है। लगातार इनके प्रवक्ता एक के बाद एक हिंदुओं और ब्राह्मणों पर टिप्पणी कर रहे हैं, और ये यहाँ पे बैठ के ज्ञान दे रहे हमें हिंदुओं के ऊपर। ये ना हिंदू के हैं ना मुसलमान के हैं। अरे आप तो इंसान मैं के भी आपको नहीं है। बताता जहां हूं पे कि आप कौन जिस किसका दफ्तर है। में बैठे, जिस कुर्सी पे ये बैठे, जिस घर में इनको देश प्रदेश की जनता के टैक्स पेयर के पैसे से रहने पांडे को जी, मिला, आप मुझे वहां से तो ये इंटरप्ट मत टूटी तक करिएगा। चुरा गए। पांडे जी, मुझे इंटरप्ट मत करिएगा। बोलिए, आप बोलिए विवेक साइलस, बोलिए। थोड़ा शांत होकर सुनिए पांडे जी, आप इंटरप्ट मत करिएगा। भारतीय जनता पार्टी कितनी बड़ी हिंदुओं की पार्टी है वो हमने असम में देख लिया, जब हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि गौ मांस खाओ लेकिन घर के अंदर खाओ। भारतीय जनता पार्टी कितनी बड़ी सनातन की पार्टी है ये हमने देख लिया बंगाल में, जब मंगलवार के दिन दोनों हाथों से मछली खाई जा रही थी चुनाव जीतने के लिए। भारतीय जनता पार्टी कितनी बड़ी हिंदुओं की रक्षा के हमने देख लिया, जब प्रभु श्री राम के नाम पे अरबों रुपए के घोटाले अयोध्या में हुए, और आज भी वो विधायक और वो मेयर आज भी भारतीय जनता पार्टी में है। क्या राधिका जी की पार्टी ने उसको निकाला कि नहीं निकाला? आज निशिकांत दुबे क्या 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 नहीं बोल देते हैं। देखिए, आप क्यों नहीं आप जानते हैं, आप कह रहे थे हम प्रभु राम को लेकर आए हैं, प्रभु राम से बड़ा आपने मोदी जी को बना दिया। और संबित पात्रा ने कहा कि जो भगवान जगन्नाथ हैं वो मोदी जी के भक्त हैं। बाद में उन्होंने अपने बयान को के प्रति माफी भी मांगी, लेकिन ये मानसिकता है भारतीय जनता पार्टी की कि भगवान जगन्नाथ को मोदी जी का भक्त बता दिया। ये है पार्टी, ये इनका सनातन पे ज्ञान देंगे। आज रामचरितमानस का खुद अपमान भारतीय जनता पार्टी ने किया है। रामचरितमानस लिए हुए एक अधिवक्ता के ऊपर बर्बरता से लाठी चलाई गई है। विवेक साइलस हो गया, आपकी बात का एक जवाब ले लेता हूं, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। लेकिन ये रामचरितमानस वाली बात मत ले आइए भाई, वरना फिर ये डिबेट बार बार स्वामी प्रसाद मौर्य पर जाएगी और उसका कोई जवाब नहीं है। और ये भी सच है कि आप लोगों ने निकाला कम, वो पार्टी छोड़कर गए ज्यादा, तो वो आप छोड़ दीजिए सर। तो इसलिए मानस की बातचीत मत करिए। और अगर इतने प्रभु राम से आपको प्यारे तो चले जाते ना अयोध्या। कितनी दूर है? वहां भी जाएंगे। कितनी दूर है? प्रभु राम का बुलावा नहीं आ रहा, आशीर्वाद लेकर रखे रहेंगे, प्रभु राम का बुलावा नहीं आ रहा है। तो सर प्लीज मानिए कि एकजुट हिंदू की ताकत से आपको डर लग रहा है। अब राधिका इनकी बाकी बातों का जवाब दीजिए। ठीक है, आपकी बाकी बातों का मैं जवाब दे रहा हूं। विवेक साइलस रुक जाइए। देखिए क्या है ना, इन्होंने हमेशा धर्म और जाति के नाम पर उत्तर प्रदेश को बांटने का काम किया। पर्ची याद है ना आपको राकेश जी, जो चलती थी जाति के नाम पे आधार पर, और उस पर्ची से पूरा की पूरा उत्तर प्रदेश चलता था। इन्होंने कभी भी सबका साथ सबका विकास नहीं करा, इसीलिए ये दोबारा सत्ता में नहीं आए। और हिंदुओं के प्रति, महिलाओं के प्रति इनके
सबसे वरिष्ठ नेता मुलायम सिंह यादव जी का क्या कहना है, वो हम जब से राम जन्मभूमि आंदोलन हुआ था या महिला सशक्तिकरण आंदोलन की बात होती है, महिला सशक्तिकरण बिल की बात होती है, लगातार मुलायम सिंह यादव के ही बयान है। उन्होंने तो खुद कहा था, मैं तो मुसलमानों का नेता हूं, मैं हिंदुओं के लिए कुछ नहीं करता हूं, ये बतौर विधानसभा में कहा था। ऑन रिकॉर्ड और राकेश जी, मैं आपके चैनल पे ऑलरेडी दिखा चुकी हूँ वीडियो, और आपने भी दिखाया था। मुलायम सिंह यादव का ऑन रिकॉर्ड असेंबली में वीडियो है, मैं तो मुसलमानों का नेता हूं, जो करना है कर लो, मैं तो उन्हीं के लिए काम करूंगा, मेरा हिंदुओं से कुछ लेना देना नहीं है। तो ये तो ज्ञान ना दे। और तो और उनके भाई, उन्होंने तो संसद में खड़े होकर कहा कि राम जी तो इलीगल ऑक्यूपेंट है, वहां पे राम मंदिर है ही नहीं। उनके खुद ही क्या नाम है उनका, मैं नाम भूल रही हूँ, इनके मुलायम सिंह यादव के भाई का, जिन्होंने संसद में खड़े होकर लोकसभा सांसद होते हुए कहा राम जी तो इलीगल ऑक्यूपेंट है। तो आप यहाँ पे आके ज्ञान मत दे। आप लोगों ने प्रदेश का बंटाधार किया सिर्फ अपनी धर्म की राजनीति और जाति की राजनीति के लिए, और गुंडागर्दी फैलाई, चाहे वो टेररिस्ट को पालने वाले लोग थे, चाहे बड़े बड़े गुंडों को पाला जो थे, चाहे उसके बाद जिस तरीके से पुलिस स्टेशन में भी गुंडागर्दी होती थी इनके राज में। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूं। संदीप त्रिपाठी, आपकी पार्टी के तो एक सिटिंग सीएम ने कहा कि कांग्रेस मतलब मुसलमान, ये सिर्फ मुसलमानों की पार्टी है, कहेंगे नाम भी बता दूंगा। दूसरी बातचीत है, मैं जहां पर इस समय मौजूद हूं भोजशाला में, यहां पर तो लोगों ने कहा कि भोजशाला को तो बैन किया था कांग्रेस की सरकार ने। दिग्विजय सिंह आते थे उधर, कमाल मौला दरगाह में आए, चादर चढ़ाए चले गए, इस परिसर में आए नहीं कभी। देखिए राकेश जी, जिस भोजशाला की बात कर रहे हैं वो एएसआई की संपत्ति है। एएसआई की किसी भी संपत्ति में मुझे नहीं पता है कि पूजा होती है, ऐसी मुझे जानकारी नहीं। एएसआई की कोई भी संपत्ति होती है तो वहां पर पूजा या उस तरीके की चीजें नहीं होती है, पहली चीज। और अगर होती भी है तो उसके दायरे में होती है। और वो एक मिनट संदीप भाई इतनी जल्दी इंटरप्ट नहीं करता हूं। एक छोटी सी बात, एक मिनट, एक छोटी सी बात सर, ये दिव्य ज्ञान आपको कब प्राप्त हुआ? नहीं, ये दिव्य ज्ञान नहीं, ये जो नियम कानून है ये तो सबको पता है, आपको भी पता है। ये कब से जानकारी है? नहीं है। अरे कब से प्राप्त हुआ ये? अरे बताइए ना। अब मैं बताऊंगा कि मैं दिव्य ज्ञान क्यों बोल रहा हूं, लेकिन कब से आपको पता? सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, हरदम रहा है, ठीक है। विषय ये है, तो हाई कर, एक मिनट रुक जाइए संदीप भाई, एक एक करके मैं थोड़ा बाहर हूं, इसकी मजबूरी समझिए। मैंने क्यों दिव्य ज्ञान कहा? क्योंकि हाईकोर्ट के फैसले के बाद तो आपने कभी नहीं कहा कि एसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है इसलिए ना पर पूजा होना नमाज हो, जबकि यहाँ पर कितने समय से पूजा नमाज हो रही है जरा बताइए तो। यहाँ तो लगभग 1952 से हर फ्राइडे को नमाज और मंगलवार को आप लोग पूजा पाठ। नहीं, नमाज तो 20-25 साल से हो रही है। 20-25 साल से, माने 20-25 साल से नमाज और पूजा दोनों हो रही है। अब तुष्टिकरण की नीति के कारण तो ठीक है, वो कह रहे थे कि एसआई। अब बताइए संदीप त्रिपाठी, 20-25 साल से यहाँ पर हर जुमे को नमाज हो रही थी और पूजा तो हो ही रही थी हर मंगलवार को, तो ये दिव्य ज्ञान आपको पहले नहीं आया? आते हैं यहाँ पर कि भाई एसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, ना पूजा होगी ना नमाज होगी, लेकिन हाईकोर्ट का फैसला आया इसको मंदिर कहा, तो ये दिव्य ज्ञान संदीप त्रिपाठी को आया, ये कांग्रेस पार्टी को दिव्य ज्ञान आया कि अरे एसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, कैसे पूजा कैसे नमाज। अरे सुनिएगा, अभी आपने एक बात क्लियर कर दी, दर्शकों तक वो बात जानी चाहिए। अभी मतलब एक हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। देखिए अभी आपके सामने एक व्यक्ति बता रहा है कि 20 साल से नमाज हो रही है वहां पर, और 20 साल से सरकार किसकी है? उसी भारतीय जनता पार्टी की जो फर्जी हिंदूवादी है। राम मंदिर में कोई योगदान नहीं, शंकराचार्य जी जो है मुकदमा लड़ेंगे। 52 से पूजा भी हो रही है, ये नहीं सुनाई दिया संदीप त्रिपाठी? 52 से पूजा भी हो रही है, ये नहीं सुनाई दिया? तो ये आपके कान में रुई बांध के रखा हुआ था क्या आपने डाल के? अरे 52 में कौन था? 52 में हम थे ना, बिल्कुल पूजा करा। तो भाई वो कोई नहीं फैसला था, तो दोनों को अधिकार दिया गया था। जब फैसला हो गया तो मंदिर करा दिया गया। अब यहाँ पर पूजा हो रही है, नमाज नहीं हो रही है। गुमराह मत करिए दर्शकों को। दर्शकों तक एकदम क्लियर कट एक बात चली गई कि 20 साल से वहां नमाज हो रही है, उसके पहले नहीं होती थी। तो ये भारतीय जनता पार्टी जानबूझकर वहां नमाज करा के इस तरीके की विवाद पैदा करती है। और मुद्दे की बात आप देखिए, 23 लाख जो है विद्यार्थी नीट का पेपर आउट हो गया, उनकी बात कोई नहीं कर रहा है। अब सुनिए संदीप त्रिपाठी, एक मिनट सर, एक मिनट, राधिका जी आ रहा हूँ, थोड़ा संदीप त्रिपाठी को एक फैक्ट चेक कर देता हूँ। सुनिए संदीप त्रिपाठी, सुनिए ना सर, सुनिए कौन फर्जी है कौन सच्चा है ये देश की जनता तय कर लेगी इस शो के जरिए। लेकिन एक तस्वीर मेरे बगल में चल रही है और ये तस्वीर है अखिलेश यादव पूजा कर रहे हैं।
अखिलेश यादव ने लगातार तीसरी बार या दूसरी बार बड़े मंगल पर शुभकामनाएं दी हैं। रामचरितमानस को लेकर प्रहार किया जा रहा है, ये भी एक अलग तरीके की तस्वीर है। पूजा करना चाहिए सर, पूजा करना चाहिए, मैं बिल्कुल इसके विरोध नहीं। जो हिंदू है पूजा करे, जो मुसलमान है वो नमाज पढ़े, किसी धार्मिक प्रथा पर कोई रोक नहीं। एक संदीप त्रिपाठी, आपका एक और फैक्ट चेक करता हूं, ये आपका कहना गलत है कि एसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट में पूजा नहीं होती है। सुनिए, दो तरीके के एसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट होते हैं, एक लिविंग मॉन्यूमेंट होता है, एक नॉन लिविंग मॉन्यूमेंट होता है। लिविंग मॉन्यूमेंट पे अभी भी आप सुन लीजिए, ओडिशा का प्रसिद्ध लिंगराज मंदिर है, खजुराहो का मातंगेश्वर मंदिर है, उत्तराखंड का जागेश्वर धाम है, लद्दाख के कई बौद्ध मंदिर जो कि लिविंग मॉन्यूमेंट है, जो एसआई के अंडर में आते हैं, वहां पर पूजा होती है। तो थोड़ा सा ज्ञान, थोड़ा सा होमवर्क दुरुस्त किया करिए, बढ़ा दे रहे हैं, आधी अधूरी जानकारी के साथ मत आया करिए सिर्फ एक एजेंडा चलाने के लिए। ज्ञान और बढ़ा देते। अरे सुनिए ना, आपका ज्ञान और बढ़ा देते। राकेश जी एक फैक्ट चेक कर दूं। बढ़ाइए, अरे चेक करिएगा मोदी जी। हाँ आता हूँ राधिका, 30 सेकंड दे दीजिए। पांच देश की यात्रा में चल रहे हैं योगी जी, जो बयान दिए जिस पर आज ये सारी नौटंकी चल रही है। उत्तर प्रदेश का जो है अभी 43,000 होमगार्ड की वैकेंसी निकली, 25 लाख युवाओं ने फॉर्म। कौन सी नौटंकी? नहीं, कौन सी नौटंकी? क्या नौटंकी लग रही है आपको? संदीप त्रिपाठी, इतनी मत बौखलाइए भाई। पहले विवेक साइलेंस बौखलाया, अब आप बौखला रहे हैं। ना तो ये डिबेट नौटंकी है और ना तो सवाल नौटंकी है, और ना यहाँ पर बोला गया किसी भी पार्टी के प्रवक्ता का कोई बयान नौटंकी है सर। अगर आपको ये नौटंकी लग रही है तो सर ये आपकी सोच है, आपको मुबारक हो। राधिका कुछ कह रही थी, राधिका कुछ कह रही थी, इतना मत बौखलाइए संदीप त्रिपाठी, रुक जाइए। कौन सा मंदिर बनवाया? एक देखिए प्रॉब्लम क्या है ना, प्लीज इनको म्यूट करवा दीजिए, मैं इनके बीच में नहीं बोली। प्रॉब्लम क्या है ना राकेश जी, अच्छा अब मेरे को बोलने दीजिए, आपकी बात हो। संदीप त्रिपाठी रुक जाइए, बोलिए राधिका। राकेश जी प्रॉब्लम क्या है ना कि समाजवादी पार्टी हो या उनके साथी ठगबंधन के कांग्रेस पार्टी, दोनों के प्रवक्ता पढ़ के नहीं आते। तो मैं दो फैक्ट चेक कर दूं। 14-15 सेंचुरी के दौर में इस यहाँ पर जो मंदिर था उसको बदल के कमल मौला मॉस्क बनाया गया था, और वहां पे तब से नमाज पढ़ी जा रही है। ब्रिटिश और आजादी के बाद का दौर भी 1930 में ब्रिटिश काल के दौरान भी यहाँ नमाज पढ़ी जाती थी, और आजादी के बाद आते हैं। आजादी के बाद, एक मिनट खत्म करने दीजिए, मैं आपके बीच में नहीं बोली, मुझे खत्म करने दीजिए, मैं आपके बीच में नहीं बोली। प्लीज प्लीज, बहुत जरूरी फैक्ट है कि प्लीज इनको चुप कराइए। राकेश जी प्लीज संदीप त्रिपाठी रुक जाइए प्लीज, मैं बाहर हूँ, स्टूडियो से बाहर हूँ, वरना मुझे कहना पड़ेगा कि आपकी आवाज डाउन कर दी जाए। प्लीज समझिए, एक एक करके धन्यवाद। आजादी के बाद साल 1997 दिग्विजय सिंह की सरकार यानी कांग्रेस की सरकार, 1997 में दिग्विजय सिंह की सरकार, कांग्रेस की सरकार ने एक आदेश जारी करके मुस्लिम समुदाय को हर फ्राइडे को नमाज पढ़ने की इजाजत दी थी, जिसके बाद 2003 में एएसआई ने भी उसको बरकरार रखा कि सिर्फ फ्राइडेज के लिए 1 PM से 3 PM तक नमाज पढ़ी जाएगी। जो ये कह रहे थे कि यहाँ नमाज सिर्फ कांग्रेस के दौर से हो रही है, भैया दिग्विजय सिंह, ठीक है, ये देखिए एक फैक्ट चेक का एक और डबल डोज है संदीप त्रिपाठी की, आप ही की पार्टी की सरकार ने। राधिका जो आपने कही, मैं एक तस्वीर दिखा देता हूँ। राधिका मैं एक तस्वीर दिखा देता हूँ, वो तस्वीर दिखाइए गुम्बद की। ये देखिए, ये भोजशाला का परिसर है और सामने आपको गुंबद की तस्वीर दिखाई दे रही है, वो कमाल मौला दरगाह है, और पूरे परिसर को धीरे धीरे कमाल मौला मस्जिद के नाम से दिया गया। और ये कहा जा रहा है, हालांकि लोग तो यहाँ पर ये भी दावा कर रहे हैं कि वो दरगाह भी नहीं वहां पर होनी चाहिए थी। यहाँ पर तो कई श्रद्धालु मिले जो दावा कर रहे हैं कि वो तो हनुमान जी का मंदिर है, उसका भी सर्वे करा लो। ये सारी बातें हैं, लेकिन दानिश ये लग रहा है भाई कि ये मुसलमानों को डराने का काम, तुष्टीकरण की सियासत, वो अब इस देश में दिन लद गए हैं। फैक्ट की बात होगी, मुद्दों की बातचीत होगी, क्योंकि लाउडस्पीकर नियम से चलेगा। सैलरी इमामों को या पुरोहितों को कैसे देनी है, नहीं देनी, वो सरकार देखेगी कि भत्ता देना है कि नहीं देना है। सर देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक नैरेटिव सेट कर चुकी है इस देश में। भारतीय जनता पार्टी ने क्या नैरेटिव सेट किया है इस देश में, मैं आपको बता दूं। चाहे वो मॉस्क हो, चाहे वो मंदिर हो, जब भी कोई देश में हमारी इमरजेंसी की बात आएगी, ये तुरंत एक झगड़ा लाकर सामने खड़ा कर देंगे। चाहे वो भोजशाला के नाम में हो, चाहे वो राम मंदिर के नाम में हो, चाहे वो ज्ञानवापी के नाम में हो, और चाहे वो हिंदू मुसलमान का कोई ऐसा इंसिडेंट हो, हमेशा जब देश इमरजेंसी ऐसा इंसिडेंट लाकर खड़ा कर दिया। और आज भोजशाला कमाल मौला मस्जिद के ऊपर जिस तरह का हाई कोर्ट का फैसला आया, लेट मी फिनिश राकेश जी, आज भोजशाला कमाल मौला मस्जिद के ऊपर फैसला आया, लेकिन बताइए कैसे? भोजशाला का विवाद आज का थोड़ा नहीं है। मैं बता रहा हूँ, आपके हर सवाल का जवाब देने के लिए बैठा हूँ यहाँ पे।
भोजशाला कमाल मौला मस्जिद का जो हाई कोर्ट का जो रिपोर्ट आया, आप देखिए उस रिपोर्ट में एएसआई ने जो 98 डेज का सर्वे किया, 98 डेज का सर्वे में उन्होंने आस्था की बुनियाद पे हिंदू मूवमेंट्स को रखकर सामने हाई कोर्ट को अपना सबूत दे दिया और वहां पे वो फैसला सुना दिया गया। क्यों? आस्था की बुनियाद पर फैसला होगा क्या, या संविधान की बुनियाद पर फैसला होगा? आप बताइए। अच्छा सुनिए, आस्था की बुनियाद है ना, एक मिनट रुक जाइए। मैं सुनिए दानिश, ये अगर मैं स्टूडियो से बाहर और फील्ड पर रहा करूं ना तो मैं बहुत तेज फैक्ट चेक करता हूं, इसलिए बहुत सोच समझ के आइए। आप वकील भी हैं, शायद सुबह भी आपसे मुलाकात हुई थी। जरा एक दो सबूत दिखाइए। ये कह रहे हैं आस्था की बुनियाद पर फैसला दिया गया, जरा जिंदा सबूत दिखाइए। एक ये चक्र है, क्या है बताइए, जरा बताइए। हाँ बताइए आप। शंख है। कहाँ शंख है? ये ऊपर चक्र है। हाँ दिखाइए। भोज का प्रतीक चिन्ह है, महाराजा भोज का प्रतीक चिन्ह है। ये शंख, चक्र, घंटी, घड़ियाल सब पूरी इन दीवारों पर अंकित है भाई साहब। घंटी भी है और इधर इधर आइए, जरा इधर भी आइए, इधर भी आइए। हाँ ये शंकर भगवान बैठा हुआ है, ये राम भगवान की वो शिव जी की प्रतिमा। अब ये दानिश भाई देख लीजिए, यहाँ भगवान शिव की भी आकृति बनी हुई है, कार्तिकेय जी की जो उनके पुत्र हैं उनकी भी आकृति बनी हुई है, शंख चक्र। तो सुनिए भाई, ये सुनिए, ये किसी मस्जिद में नहीं हो सकता है, ठीक है? तो ये यहाँ पर ये सब एएसआई ने अपने सर्वे में कहा, तो रमनीश साहब सवाल ये उठता है। हम एक बात जानते हैं साहब कि ये जो हाई कोर्ट का फैसला आया ये हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। हम कानून, लॉ को मानते हैं, संविधान को मानते हैं। अरे काहे भाई, न्याय पे पूरा भरोसा। रमनीश एक बात बताइए, यहाँ तो जिंदा सबूत है, सामने सबूत है। ये कह रहे हैं आप कुछ भी कहिए, आप कुछ भी कहिए, फैसला गलत आया। सुप्रीम कोर्ट का हमने सुप्रीम कोर्ट देखिए बात करें। अरे तो जाइए भाई, किसने मना किया दानिश? जाइए, सबका अधिकार है, कोई आपत्ति नहीं है, बिल्कुल जाइए। राकेश जी, बात है कि एएसआई मॉन्यूमेंट की बात करें। बोलिए रमनीश। देखिए एएसआई मॉन्यूमेंट की बात करें तो सबसे पहली बात हमें समझना होगा कि देश संविधान से ही चलेगा, न्याय से ही चलेगा, न्याय संगत ही चलेगा और कानून से ही चलेगा। और आज जो भी फैसला भोजशाला मंदिर के लिए आया है, मुझे लगता है ये भी न्याय संगत प्रक्रिया के तहत कोर्ट से आता है फैसला। फिर बात करें कि एक लंबी ऐसी परिपाटी तुष्टीकरण की राजनीति की कांग्रेस के द्वारा रची गई, चाहे हम हिंदू कोड बिल की बात करें जो 1950 में जवाहरलाल नेहरू की सरकार में लेके आए थे, जिसका सबसे पुरजोर विरोध करने वाले राजेंद्र बाबू उस समय प्रथम राष्ट्रपति थे। फिर बात करूं कि आप 1991 वर्शिप एक्ट क्यों लाया गया, ताकि हमारे 50,000 से ज्यादा ऐसे मंदिर थे जिसके ऊपर हम दावा ठोक ही ना पाए। उसमें तो यही कहा गया ना कि 1947 के बाद जो भी जिस स्वरूप में है वही उसी स्वरूप में रहेगा, उसको बदला नहीं जाएगा। ये सारे चीजें जो गढ़ी गई कांग्रेस के द्वारा, इसी को कहते हैं तुष्टीकरण की राजनीति। और सबसे बड़ी बात है 2011 में मनमोहन सिंह की सरकार में उस समय एक ऐसा बिल लाया गया कि कोई भी कम्युनल वायलेंस होता है उसमें एक आरोपी सिद्ध होगा। यदि आरोपी होगा तो वो हिंदू ही होगा, मुसलमान नहीं होगा, गैर हिंदू होगा, गैर हिंदू। तो बात करें कि ये सारी चीजें गढ़ी जाती है, और लेकिन अब जो है देश जाग चुका है, सनातनी जाग चुका है। इसका पुख्ता प्रमाण पश्चिम बंगाल ने दिखा दिया। और सनातनी जागने का ही प्रमाण आप देखिए कि अखिलेश यादव जैसे लोग मंदिर में घंटा बजाने चले जाते हैं। पश्चिम देखिए, ये सनातनियों का ही जीत माना जाएगा और सनातन संस्कृति की ही जीत मानी जाएगी। नहीं, मैं आता हूँ, एक मिनट रुक जाइए, रमनीश भाई रुकिए ना। ये घंटा बजाने चले जाते हैं, थोड़ा सा समझ कर भाई। ये डिबेट मुद्दों पर करिए, ठीक है? नहीं ठीक है, पूजा करने भी वही उत्तर। राकेश जी, संदीप त्रिपाठी मैं आपके पास हूं। जहां पे बोरियों में भर करके गंगा नदी में फेंक दिया जाता था। अगर सभी लोग एक साथ बोलेंगे तो मैं यहाँ पर स्क्रीन नहीं देख रहा हूँ, इसलिए प्लीज रुक जाइए। मुझे आपकी आवाज से ही अंदाजा लगाना है कि कौन बोल रहा है। रुक जाइए, संदीप त्रिपाठी में आ रहा हूँ, फिर अधिकारी आ रहा हूँ। संदीप त्रिपाठी, एक मिनट सुनिए। संदीप त्रिपाठी, यहाँ पर भी सबूत है और ये सबूत चीख कर कह रहे हैं कि ये हिंदू धार्मिक स्थान है और इसका जिक्र एएसआई ने किया, उसके आधार पर फैसला आया। और दानिश मैं ये भी कह रहा हूं, ये आपका लोकतांत्रिक अधिकार है, आप बिल्कुल जाइए सुप्रीम कोर्ट, किसी को आपत्ति नहीं है और ना किसी को आपत्ति होनी चाहिए। आपका लोकतांत्रिक अधिकार है, आप जाइए, बिल्कुल जाइए। लेकिन संदीप त्रिपाठी, एक राधिका खेड़ा ने फैक्ट चेक भी किया और फैक्ट चेक ये किया कि तो नमाज वाली इजाजत दिग्विजय सिंह के सरकार में रहते हुए दी गई थी। अब बोलिए, 700 साल पुरानी मस्जिद है। दिग्विजय सिंह अभी पैदा हुए, कांग्रेस की जन्म अभी अंग्रेज के जाने के बाद हुई है। अब राकेश जी,
अगर कोई बोलता है कि आपके सवाल अरे भाई 700 साल से नहीं नमाज हो अरे रही तो मैंने बताया तो था अंग्रेजों के जमाने 700 साल से नमाज नहीं हो रही थी। रुक जाइए, संदीप त्रिपाठी से सवाल किया हुआ है, रुक जाइए। तो मैंने क्या बोला था, सुनिए सर, सुनते भी नहीं हो, पढ़ते भी नहीं हो, साफ तौर से बताया था मैंने। ये राधिका जी की पार्टी का ये पूरा प्रोपेगेंडा सेट किया हुआ अबे है। अब राकेश जी फिर मैं स्टार्ट होऊंगा तो देखो लगातार देश के लोग गुम हो जाएंगे। अभी रुकिए, अभी सिर्फ संदीप त्रिपाठी बोल रहे हैं, उसके बाद राधिका बोलेंगी। मैं नहीं देख पा रहा हूँ, प्लीज पीसीआर इसके हिसाब से आप शो आगे बढ़ाइए। संदीप त्रिपाठी भी बोल रहे हैं। धन्यवाद। देखिए अभी रवनीत वसी के बाद से स्टार्ट करके आपके सवाल का जवाब देता हूं। अभी इन्होंने हिंदू कोड बिल की बात की। हिंदू कोड बिल का विरोध वही करते हैं जिनको 3 शादियां करनी है। मतलब राम जी को मानते हैं, राम जी एक में संतुष्ट थे, इनको 3 करनी है। महिलाओं को अधिकार हिंदू कोड बिल के माध्यम से संपत्ति में मिला, इनको महिलाओं को अधिकार नहीं देना। यही इनकी महिला विरोधी मानसिकता हिंदू कोड बिल का विरोध करती है और आज तक करती चली है। तभी हम कहते हैं कि नारी विरोधी है, हम तभी कहते हैं कि ये मनुवादी सामंतवादी लोग हैं, तभी हम ये कहते हैं कि इनकी सोच आज भी महिलाओं के प्रति वही है जो पहले थी। अब आते हैं मोदी जी ने आपके सवाल पर। साहब हम मसला मोदी जी है तभी मोदी जी ने 2023 में खुद माना है कि बिल हमने पास करा दिया, चर्चा भी हमने लेकिन इम्प्लीमेंट बैठ के हिंदू कोड बिल में क्या था भाई? हिंदू कोड एक मिनट रुकिए, राधिका जवाब देंगी। संदीप त्रिपाठी अपनी बात पूरी कर लीजिए। संदीप त्रिपाठी अपनी बात पूरी करिए प्लीज। सभी लोग एक साथ नहीं बोले, प्लीज प्लीज और लोग बोल रहे प्लीज बोलिए। और लोग बोल रहे जी। अब आते हैं आपकी बात पे सर वहाँ मसला 2 है। भोजशाला में पूजा होती थी, आज भी हो रही है, कल भी होती थी। विवाद इस चीज का है कि भोजशाला के 300 एकड़ के जो दायरा है, जो एसआई अपने कहता है कि ये 300 एकड़ का दायरा है, उसके अंदर जो मस्जिद है वो मस्जिद है कि नहीं है। भोजशाला भी कब विवाद था? भोजशाला तो थी। मस्जिद का विवाद है, वो मस्जिद नहीं है। और आप जो कुछ दिखा रहे हैं वो मंदिर के अंदर दिखा रहे हैं। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि मस्जिद के अंदर जाइए और जो सबूत आपको दिखाना है वो दर्शकों तक पहुंचाइए कि हाँ, नहीं मतलब आप ये मान रहे हैं कि भोजशाला मंदिर ही है। चलिए ये भी अच्छा लगा इस शो में। बिल्कुल है। नहीं ये भी अच्छा लगा। अच्छा आप लोग एक बात बताइए, 1 मिनट रुक जाइए, अभी इसका भी फैक्ट चेक कर लेता हूँ, रुक जाइए। संदीप त्रिपाठी होल्ड ऑन मैं बोल रहा हूँ, फील्ड पर रहता हूँ तो एकदम मैं पट क्रॉस चेक होता। आप लोग बताइए नमाज कहाँ होती थी, किस जगह पर होती थी? नमाज किस जगह पर होती थी? नमाज इस मंदिर में ही जीत की नमाज की जाती थी। नहीं कहाँ होती थी, जगह जरा बताइए। जहाँ हम खड़े वहीं पर, जहाँ हम खड़े यहीं पर नमाज होती थी। यहीं पर नमाज होती थी। ठीक है, यहीं पर नमाज होती थी। 1935 के पहले कभी भी यह नमाज नहीं हुई। 1935 में दीवान ने सबसे पहले रुक जाइए, रुकिए ठीक है। अब संदीप त्रिपाठी आप कह रहे हैं कि भोजशाला मंदिर है, इसको लेकर कभी कोई विवाद ही नहीं था। तो भाई ये बताइए, तो लोग कह रहे हैं कि यहीं जहाँ खड़े हैं यहीं पर नमाज हो रही थी, तो फिर मंदिर में नमाज क्यों हो रही थी, ये भी बता दीजिए। अरे ये पूछिए, पूजा कहाँ होती थी? अरे हमारा गंगा जमुनी पूजा तो अभी भी हो रही है भाई। पूजा कहाँ होती थी? अभी भी हो रही है गर्भगृह में, यहाँ पर जहाँ पर हो रही है ना। बिल्कुल। अरे तो इसी में भाई यहाँ पर नमाज हो रही है, यहाँ पर नमाज हो रही है। और देखिए ये पूजा हो रही है, परिसर अलग थोड़े नहीं है, बाउंड्री थोड़े नहीं है भाई। अच्छा वहीं से नमाज, जहाँ पर ऊपर बैठ के पढ़ाई जाती है नमाज। कहाँ पर? जरा आइए। एक मिनट। संदीप त्रिपाठी आज ग्राउंड पर है, आपके हर झूठ का पर्दाफाश होगा। देखिए जो लोग खुद बता रहे हैं। आप बताइए कहाँ नमाज होती थी? ये यहाँ ऊपर बैठ करके पढ़ाते हैं, यहीं बैठ करके नमाज पढ़ते हैं। मतलब ये जो सीढ़ी बनी हुई है ऊपर, यहाँ पे खड़े रह के मौलाना नमाज पढ़वाता है। अच्छा, ऊपर खड़े होकर। और यहाँ पर क्या होता था? यहाँ पूजा भी होती थी और शुक्रवार के दिन यही काजी खड़ा होकर नमाज पढ़ाता था। यही नमाज पढ़वाते थे। आप संदीप त्रिपाठी एक और फैक्ट चेक देखिए। आप देखिए यहाँ पर सुंदरकांड का पाठ चल रहा है, कुछ लोग हैं। और यहाँ पर आप ये देखिए, ये पिलर से कुछ अरबिक में लिखा हुआ है और यहीं पर नमाज होती थी, यहीं पर पूजा हो रही है। अब अपनी बात रखिए, इसका जवाब दीजिए। चलिए इससे ज्यादा गंगा जमुनी तहजीब का उदाहरण क्या होगा? एक बात और राकेश जी आपको बताऊं, संगम में जब दल मची तो मस्जिद के अंदर लोगों ने शरण ली। मैं हिलने नहीं दूंगा, हिलने नहीं दूंगा, पूजा की हिलने नहीं दूंगा। आप खिलवाड़ कर रहे थे, हिलने नहीं दूंगा मैं, हिलने नहीं दूंगा। आपने कहा कि पूजा नमाज अलग जगह पर होती थी। कहाँ दोनों अलग अलग जगह पर हो रही है भाई? आपने कहा कि बहुत सारे मंदिर लेकर कभी कोई विवादी नहीं है। विवादी इस जगह को लेकर
अरे बिल्कुल मंदिर है, विवाद इसी आप फिर विवाद को हल करें। पूछिए जो मस्जिद है बगल में उसका विवाद है कि नहीं? सरकार ने दी ना भाई, पूछिए ना, जिसको लेकर आप सवाल खड़े हमारी सरकार ने पहले। अरे अभी जैसे पूछे फैक्ट चेक कर रहे थे, अभी बताया ना 20 साल से हो रही है राधिका खेड़ा। और वहाँ पर नमाज भी नहीं होती है। एक डिबेट में कितनी बार यूटर्न मारेंगे संदीप त्रिपाठी? हम एक बार भी यूटर्न नहीं मार रहे, अपने बात पर कायम है। राधिका खेड़ा, देखिए ये क्या कहते हैं, इनको तो देश की जनता नहीं सुनना चाह रही, लेकिन इनके साथ ही एआईएमएम के प्रवक्ता ने उसने कहा देखिए कांग्रेस इररेलेवेंट है, उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, देश में इररेलेवेंट होती जा रही है। लेकिन एआईएमएम के प्रवक्ता, मेरी बात सुन लीजिए, जो आपने बोला मुझे जवाब दे दीजिए, बीच में मत घुसिए। अरे बीच में क्यों चिल्ला रहे हो भैया? मैं आपके बीच में बोली थी क्या? सुनिए मेरी बात पहले। सुन लीजिए। अरे क्या कर रहे हैं ये? क्या लोग हैं? क्या कर रहे हो आप? आप टीवी पे हो ना, ये कोई मैं बार बार कहता हूं डिबेट में कोई कभी भी काउंटर कर ले, लेकिन जिसका मैं नाम लूंगा और जिसकी बारी होगी वही ज्यादा बोलेगा। दानिश आपने 2 लाइन का काउंटर किया, अब शांत रहिए भाई प्लीज। राकेश जी, इन्होंने कहा कि किस बेसिस पे वहां पे कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया, वहां पे कोई भी प्रूफ नहीं मिला है मंदिर का, हम हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, हम इस बात से एक्सेप्ट नहीं करते। ठीक है, मत करिए, आपको संविधान हक देता है, आप जाइए सुप्रीम कोर्ट। लेकिन 2024 में एएसआई ने हाई कोर्ट के ऑर्डर पर पूरा साइंटिफिक ग्राउंड सर्वे किया, जीपीआर यानी ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार से, और साइंटिफिक एक्सकवेशन किया था। और उस मल्टी डे साइंटिफिक सर्वे में 11वीं सेंचुरी के परमार एरा की इंस्क्रिप्शन, संस्कृत के श्लोक, ओम और स्वास्तिक के सिंबल, भगवान गणेश जी, ब्रह्मा जी, नरसिम्हा जी और हनुमान जी की मूर्तियां मिली है। कोर्ट ने इसी फाइनल साइंटिफिक डेटा के बेसिस पे अपना फैसला सुनाया। अब अगर ये उस साइंटिफिक डेटा के बेसिस पे नहीं मानना चाहते हैं, सुप्रीम कोर्ट जाना चाहते हैं, उनका हक बनता है। लेकिन इनकी पार्टी और ओवैसी साहब तो सुप्रीम कोर्ट का राम मंदिर को लेकर भी डिसीजन नहीं मानते, खुद वकील है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसला जो राम मंदिर के लिए हुआ, ये लोग तो उसको भी नहीं मानते। तो आप क्या ड्रामा करना चाह रही है कि हम तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे? आप विश्वास तो कोर्ट पे करते नहीं है। और रही बात कांग्रेस पार्टी की, उनको खुद ही नहीं पता कि वो जनेऊधारी ब्राह्मण है नहीं है, वो मुसलमान है या नहीं है, गांधी जी के वंशज है तो ये तो फिर बनिए हुए वो भी क्या है। जो आदमी, जिस पार्टी का नेता खुद कपड़ों के ऊपर वो पहनता है जनेऊ और कहता है मैं जनेऊधारी ब्राह्मण हूँ, और फिर उनकी बहन कहती है हम कश्मीरी पंडित हैं, हमारे घर में ना लहसुन प्याज आता है, और वो खुद बैठ के लालू प्रसाद यादव के साथ मटन बनाता है, वो भी सावन में, तो ये आके यहाँ पे ज्ञान ना दे। अरे ब्राह्मण खाता है मीट भाई, दीदी ब्राह्मण खाता है, बिहार वगैरह में चले जाइए। अब मुझे दानिश के पास 30 सेकंड के लिए मैं जाऊंगा, एक जवाब मुझे चाहिए, 1 मिनट, उसके बाद मैं विवेक साइले साहब के पास आता हूं। सुनिए दानिश सवाल सुनिए और उस सवाल का जवाब 30 सेकंड के अंदर मुझे चाहिए। आप लोग कहते हैं वंदे मातरम का विरोध करते हैं कि हम बुत परस्ती नहीं कर सकते हैं, भारत माता की जय कहने से विरोध करेंगे कि हम बुत परस्ती नहीं कर सकते हैं। लेकिन भाई लोगों का ये सवाल है, यहां पर लोग ये पूछ रहे हैं कि ये जरा सवाल इनसे पूछ लीजिएगा कि जहां पर बुत हैं ऑलरेडी, इन दीवारों में, इन दरों दीवारों में भगवान शिव, गणेश और तमाम प्रतिमाएं अंकित हैं, तो यहां पर आकर अगर आप सजदा कर रहे हैं तो इसको कैसे, ही तो बड़ा विरोधाभासी है भाई। जरा 30 सेकंड में इसका जवाब दीजिए। सर ये जो भोजशाला मस्जिद के ऊपर जो राय आई है, आप लोगों को पता होगा 1935 धार स्टेट गैजेट, उसमें क्या कहा था, ऑफिशियली रिकॉर्ड किया था कि ये भोजशाला कमाल मौला अभी ना मैंने कहा मेरे सवाल का जवाब दानिश, मैंने कहा मेरे सवाल का जवाब। और सुनिए एक बात और सुनिए, मुझे एक और टर्म से आपत्ति है, और इसलिए कि आज की डेट में सुप्रीम कोर्ट ने कोई स्टे नहीं दिया है हाई कोर्ट के फैसले पर, और बकौल हाई कोर्ट ये मस्जिद नहीं मंदिर है, तो आप भोजशाला मंदिर कहिए, ठीक है। ये संविधान सम्मत भी यही है कि जब तक ऊपरी अदालत स्टे नहीं देती है तब तक ये मंदिर ही है, ठीक है। स्टे दे देगी फिर आपको जो टर्म देना होगा दीजिए। चलिए दानिश है भी नहीं बताया गया, डिस्कनेक्टेड है, लेकिन जरा अखिलेश यादव की तस्वीर डालिए। अब फिर उसी पर लौट कर आता हूं कि एकजुट हिंदू विवेक साइलस, ये पूजा पाठ अयोध्या में प्रभु राम के दर पर कब होगी? 27 के पहले कि 27 के बाद? नहीं, शीघ्र अति शीघ्र होगी पांडे जी, और आपके साथ ही चलेंगे, चिंता न करिए, बहुत जल्दी हो। इतना देखिए, 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट शांत हो जाइए, वो आपका भी नंबर मैं तो कई बार हुआ भाई। देखिए, भारतीय जनता पार्टी से एक सवाल है, उत्तर प्रदेश में आप सनातन की बात करते हैं, हिंदुओं की सरकार बोलते हैं, आप ही के विधायक नंद किशोर गुर्जर ये बगल लोनी से आते हैं, राधिका जी, उन्होंने कहा है, आप ही के विधायक ने, समाजवादी पार्टी ने नहीं कहा है कि उत्तर प्रदेश में 50,000 गाय रोज काटी जा रही हैं। उत्तर प्रदेश बीफ एक्सपोर्ट में
नंबर 1 पे पहुंच गया है, ये आप ही के विधायक कह रहे हैं। तो हमको ज्ञान मत दीजिए। और अभी आप खाने पीने के लिए बात कर रही थी, क्या कौन क्या खाएगा, क्या नहीं खाएगा, क्या करेगा, क्या नहीं करेगा। मंगलवार को मछली आप ही लोग खाते हैं, गौ मांस को आप ही लोग प्रमोट करते हैं, नॉर्थ ईस्ट से लेके गोवा तक। असम में तो खुल के कहते हैं कि गौ मांस खूब खाओ, लेकिन रिप्लाई ले लीजिए, रिप्लाई ले लीजिए राधिका अपना मुखौटा फिर समय इसी में बर्बाद हो जाएगा। अभी विवेक चालीस रुक जाइए, अभी सिर्फ राधिका खेड़ा बोलेंगी, जवाब ले लीजिए। राधिका खेड़ा इनकी बात का जवाब। देखिए, मेरे को तो समझ नहीं आया। मैंने कांग्रेस पार्टी की प्रियंका वाड्रा के बारे में बताया, जो उन्होंने खुद अपनी ही ट्विटर अकाउंट में वीडियो बना के डाला और कहा कि मेरे घर में, क्योंकि मैं कश्मीरी ब्राह्मण, मैं आपके बीच में नहीं बोली, मैं सुनी तो सुनने की क्षमता रखी। उन्होंने कहा कि मैं कश्मीरी ब्राह्मण हूँ, कश्मीरी पंडित हूँ, हमारे घर में ना लहसुन आता है, ना प्याज आता है, ना मांस आता है। तो क्या वो कश्मीरी ब्राह्मण है और उनके भाई कश्मीरी ब्राह्मण नहीं है जो वो बताते हैं? जैसा कांग्रेस ने बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि वो जनेऊधारी ब्राह्मण है। तो मैं तो सिर्फ वही बात बोल रही हूँ कि प्रियंका गांधी ने स्वयं कहा कि हम लहसुन प्याज नहीं खाते, फिर उनके भाई लालू प्रसाद यादव के साथ सावन के महीने में पीस भी पूछ के कि अब कैसे पीस काटूं, अब कैसे डालूं, मीट बना रहे थे और खा रहे थे। उनको जो खाना है हमारे देश का संविधान। वक्त इतना ही है राधिका जी, रोकना पड़ेगा, वक्त इतना ही है। ये डिबेट किसी धर्म के खिलाफ नहीं थी, ये डिबेट तुष्टीकरण पर थी। ये डिबेट इस बात पर थी कि ये देश लोकतंत्र कानून कोर्ट के जो आदेश आए उसके हिसाब से चलेगा, या फिर खास वोट बैंक को सेटिस्फाई करने के आधार पर चलेगा, या फिर सियासत उस हिसाब से चलेगी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।